हेलो गाइस, अपन बात कर रहे थे आइसोमेरिज्म की और अपन बात कर रहे थे स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। अपन सभी जानते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म में दो आइसोमेरिज्म को अपन ने इंक्लूड किया था, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और उन दोनों को अपन ने अलग अलग समझ लिया है। अब बारी है दोनों को मिला के टोटल स्टीरियो आइसोमर्स की संख्या को कैलकुलेट करने की। और बच्चों, जब अपन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं उसके अंदर सारे कंडीशंस है, उसको अपन ने चेक किया, ज्योमेट्रिकल की कंडीशन को चेक किया। अब एक तरीके से यूं मान लीजिए कि अपन ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों को मिला के बात करेंगे कि कोई भी एक कंपाउंड दिया हुआ है, उसके अंदर टोटल कितने ऐसे सेंटर्स हैं जिसके अलोंग कंपाउंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म या मतलब या तो कोई एक ऐसी जगह जिसके अलोंग वो ज्यामिति समावेता ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करे, या फिर कोई ऐसा पॉइंट जिसके अलोंग वो डीएल ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है वो शो करे। आप जानते हो ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करने के लिए अगर कोई कार्बन आप देख रहे हो तो एक sp3 कार्बन को देख रहे हो तो उससे जुड़े हुए चारों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। और अगर कोई sp3 ग्रुप नहीं है, सिंपल स्ट्रक्चर है, तो आपको बता चुके हैं उसके अंदर किसी प्रकार की सिमेट्री pus और cus नहीं होनी चाहिए। जब pus और cus नहीं होती है तो कंपाउंड अकायरल होता है, और कंपाउंड अकायरल होता है तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। कुल मिला के बात करें तो जब भी अपन स्टीरियो आइसोमेरिज्म सेंटर्स की बात करेंगे तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो टाइप की होती है, ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल। और जितनी जगह है, जो जो लोकेशंस है जिसके अलोंग जीआई शो कर सकता है वो भी हमारा स्टीरियोजेनिक सेंटर है, और जिसके अलोंग प्रकाशिक समावेता प्रदर्शित की जा सकती है वो भी हमारा स्टीरियोजेनिक सेंटर का पार्ट होगा। दोनों को मिला के ज्योमेट्री वाले सेंटर्स प्लस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाले सेंटर्स, दोनों को मिला के अपन बच्चों बोलते हैं स्टीरियोजेनिक सेंटर। तो स्टीरियोजेनिक सेंटर्स अपन बोलेंगे सेंटर्स इन ए कंपाउंड अलोंग विच स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म मींस ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल कैन शोन। किसी कंपाउंड के अंदर वो केंद्र या उन केंद्रों की संख्या जिसके अलोंग कंपाउंड त्रिविम समावेता अर्थात प्रकाशिक या ज्यामिति दोनों में से कोई सी एक प्रदर्शित कर सकता है, उनको अपन बोलते हैं स्टीरियोजेनिक सेंटर बच्चों। और स्टीरियोजेनिक सेंटर अपन कैलकुलेट करना सीखेंगे बहुत सिंपल तरीके से कि कोई भी कंपाउंड आपको दिया गया है, जैसे मान लीजिए ये आपको कोई एक कंपाउंड दे दिया गया और आपको ये बोल दिया कि यहां Br है और यहाँ Cl है और यहाँ पर ये आपको कोई इस तरीके से दे दिया गया, यहाँ पर CH3 और यहाँ Cl, और आपको एक बोल दिया कि इसके अंदर टोटल स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने होंगे। आपके दिमाग में दो चीजें रहनी चाहिए। आपको पता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब शो करता है, जब कंपाउंड प्लेनर हो और जो sp2 कार्बन, सारी जीआई की कंडीशंस अपन पीछे पढ़ चुके हैं, है ना। अब मेरे को डबल बॉन्ड दिखते ही यहाँ पर जीआई की बात आनी चाहिए। जीआई के टोटल आपको 6-7 केस बताए थे कि कब कब कंपाउंड जीआई शो कर सकता है, उनमें से कोई सा भी केस दिखते ही आपको जीआई नजर आ जाना चाहिए। जैसे ये sp2 कार्बन है, इसके अंदर आपको पता है इस कार्बन से एक तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये इससे दोनों अलग अलग जुड़े हुए हैं, तो इसके अलोंग क्या होगा, ये कंपाउंड जीआई शो करेगा। नंबर एक बात, जीआई शो करेगा, यानी एक स्टीरियोजेनिक सेंटर हो गया। दूसरी बात करते हैं, इसके अलावा बाकी सब sp3 है, ये रिंग है, और आपको पता है रिंग के अंदर कब शो करता है जीआई, जब मेंबर जो है रिंग के 8 से ज्यादा हो, तो ये 8 से कम है तो इसके अलोंग जीआई, तो रिंग के कारण तो जीआई शो नहीं करेगा। प्रकाशिक की बात करें तो आपको पता है कायरल सेंटर क्या होता है, एक कार्बन जिससे जुड़े हुए, ये सबसे सिंपल वाला कायरल ऑप्टिकल सेंटर को पता करने का तरीका होता है कायरल कार्बन जिससे जुड़े हुए चारों ग्रुप अलग अलग हो। तो आप देख सकते हो इस वाले कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप, एक ग्रुप ये जुड़ा हुआ है, एक चौथी वैलेंसी के लिए हाइड्रोजन, इस तरफ ये अलग ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर आने पर क्लोरीन आ रहा है, इधर जाने ब्रोमीन आ रहा है, ये तो ये आपका कायरल सेंटर है, कायरल कार्बन है। नंबर 2 ये वाला आप देखिएगा, इसमें आप इस तरफ ये फिनोमिना जुड़ा हुआ है, इस तरफ अलग जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन है एक क्लोरीन, ये भी आपका कायरल सेंटर है। इस पे बाकी सब पे क्या है, दो हाइड्रोजन, 2 C सेम आ गई तो कायरल नहीं है, ये वाला भी कायरल नहीं है, ये वाला कार्बन भी कायरल नहीं है, ये वाला देखो इस पे एक H है एक Br है, इस तरफ ये जमेला, इस तरफ अलग जमेला जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये भी क्या है आपका कायरल सेंटर है। तो बताओ कितने कायरल सेंटर हुए, 3 तो ऑप्टिकल वाले हो गए। ऑप्टिकल वाले कितने हो गए, 1 2 3 तो ऑप्टिकल सेंटर हुए, और चौथा क्या हुआ, ज्योमेट्रिकल सेंटर हुआ। तो टोटल स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने हो गए बच्चों, 4।
ठीक है, एक जीआई सेंटर है और 3 ऑप्टिकल सेंटर है। इस तरीके से आपको कुछ नहीं करना, कंपाउंड की स्ट्रक्चर ये आपको कैलकुलेट करना इसलिए आना चाहिए बच्चों कि जब किसी भी कंपाउंड के लिए हमारे से टोटल स्टीरियो आइसोमर्स की बात की जाएगी, जीआई प्लस ऑप्टिकल मिला के बात की जाएगी, तो अपन बना के भी देख सकते हैं अगर सिंपल कंपाउंड है तो। अपन आगे बात करेंगे, लेकिन अपने को सीधा जब आंसर पूछा है तो इसके लिए कुछ अपन बेसिक फॉर्मूले डिस्कस करते हैं और उनसे अपना आंसर आ जाता है। उसके लिए अपने को स्टीरियोजेनिक सेंटर बहुत आसानी से आना चाहिए कैलकुलेट करना, क्योंकि वो सारे फॉर्मूले स्टीरियोजेनिक सेंटर की संख्या n को कंसीडर करते हुए अपन आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसलिए इसके अपन थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि अपना काम आसान हो जाए। ऐसे कोई भी आपको स्ट्रक्चर मान लीजिए बना के अगले दे दी, कुछ एग्जांपल्स आपके लिए मैं लेके आया हूं। आप क्या करेंगे, सबसे पहले इनके लिए स्टीरियोजेनिक सेंटर काउंट करेंगे। आपके दिमाग में ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल की दोनों की कंडीशंस दिमाग में रहनी चाहिए। ठीक है बच्चों, यहां पर चेक करें तो देखिए ये आपको स्टीरियोजेनिक सेंटर नजर आ रहा होगा, क्योंकि इस पर एक तो जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, एक ब्रोमीन, एक CH3 और एक इधर ये झमेला। एक दूसरा आपको ये भी नजर आ रहा होगा, इस कार्बन पर एक CH3 है, एक OH है, एक H है, अलग। और ऑप्टिक जीआई की कोई भी कंडीशन नजर नहीं आ रही, क्योंकि जीआई के लिए आपको पता है मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए, दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, है ना। आपको बोला था जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन जो होता है, जिस जगह पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के जो दोनों एंड्स हैं उन दोनों एंड्स के ऊपर आपको सारी कंडीशंस बताई हुई है। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के दोनों एंड्स है वहां पर डिफरेंट ग्रुप जुड़े होने चाहिए। तो यहां पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहीं आपको नजर नहीं आ रहा क्योंकि सारे sp3 कार्बन है, तो जीआई नहीं है, दोनों ऑप्टिकल सेंटर है, तो स्टीरियोजेनिक सेंटर आपके हो गए 2। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं एग्जांपल सेकंड की। यहां पर देखिए ये वाला डबल बॉन्ड आपको नजर आया, तो इसके अलोंग क्या होगा, जीआई शो करेगा। चेक कर लेते कंडीशन, इधर क्या HCH3 इससे दोनों का लगे, इससे दोनों लगे, ये एक तो जीआई फाइनल हो गया। ठीक है, अब बात करें इसके अलोंग तो जीआई फाइनल हो गया। अब बात करें इससे जुड़े हुए ग्रुप की, यहां पर इस H और ये दूसरा ये हो गया, इसके ऊपर जुड़े हुए चारों ग्रुप अलग अलग है। क्लियर, तो ये आपके पास स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, सिंपल सा। आपको क्या करना है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल दोनों को चेक करना है। एग्जाम्पल थर्ड, 4-5 एग्जाम्पल कर लेते ताकि आप चीज सीन क्लियर हो जाए। यहां आप देखें तो देखिएगा ये जो ग्रुप है इसके ऊपर जुड़े हुए चारों अलग है, एक H जुड़ा हुआ है, एक OH, एक CH3 और एक ये झमेला। इस पर देखें तो एक H जुड़ा हुआ है, इस तरफ ये जुड़ा हुआ है, इस तरफ अलग ग्रुप है, दूसरा ये भी आपका स्टीरियोजेनिक सेंटर है। तो 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर हो गए, दोनों ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के सेंटर। जीआई वाला सेंटर नहीं है, अगर होता तो टोटल ऐड कर देते। अगला देखिएगा 4th एग्जाम्पल, इसके अंदर देखिएगा ऐसी कोई स्ट्रक्चर हो, सबसे पहले आप स्ट्रक्चर को खोल लिया करो, CH3 और फिर CHOH, ऐसा 4 बार करना है, कर देंगे कोई दिक्कत नहीं सर। 2 CHOH, 3 CHOH, 4 और फिर फाइनली CH3। तब आप बहुत आराम से देख सकते हैं, ये बीच वाले जितने भी आपने खोल के देखे हैं, यहाँ पर ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है क्योंकि इससे एक जुड़ा हुआ है H, एक OH, एक CH3 और दूसरा ये ग्रुप। दूसरे वाला ये देखिएगा इससे क्या जुड़ा हुआ है, इधर ये CH3 OH वाला इधर अलग ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक OH जुड़ा हुआ है, एक H, ये भी स्टीरियोजेनिक सेंटर है। इससे भी आप देख सकते हैं इधर अलग ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर अलग ग्रुप H और OH जुड़ा हुआ है। इससे आप देखेंगे इधर CH3 H चारों ग्रुप अलग अलग जुड़े हुए, तो इसके पास आपके पास स्टीरियोजेनिक सेंटर हो गए 4, चारों के चारों आपके ऑप्टिकल सेंटर्स हैं, जीआई सेंटर्स नहीं है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 5th की ओर। यहां पर आप देखिएगा एग्जाम्पल 5th के अंदर तो बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहला तो ये एक सेंटर हो गया, क्योंकि देखिए इस एक कार्बन को चेक करो, एक तो लगा हुआ है आपके पास Cl, तो नो डाउट वेज पर ये है, तो आपके पास डैश के ऊपर होगा हाइड्रोजन वैलेंसी पूरी करने के लिए, अलग ग्रुप है। इधर जाओ तो Br लगा हुआ है, इसे इधर जाओ Cl, अलग अलग ग्रुप लगे हुए। अगर इधर कुछ नहीं लगा होता तो ये स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं होता, क्योंकि इधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा सेम होता, बट इधर अलग ग्रुप लगा हुआ, इधर अलग ग्रुप लगा हुआ, इसका मतलब ये आपका एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है। सेम यही सिनेरियो इसके साथ भी है, ये वाला भी। इसके लिए देखो तो इधर Cl लगा हुआ है, इधर Br लगा हुआ है, लेकिन इसके लिए आप अगर देखते हैं इस Br के लिए तो देखिए ये Br है,
एक हाइड्रोजन, दो ग्रुप तो अलग है, लेकिन आप इस तरफ जाते हैं, देखिएगा इस तरफ जाते हैं या इस तरफ जाते हैं तो दोनों ग्रुप सेम लगे हुए हैं और दोनों ही Cl क्या है, वेज पर लगे हुए हैं। एक वेज पर एक डैश पर होता तो अलग केस होता है, बताएंगे आपको, लेकिन दोनों ही वेज पर लगे हुए हैं। तो देखो ऐसे Cl लगा हुआ इधर ग्रुप मिल गया इसको, ऐसे ही Cl लगा हुआ ग्रुप इधर मिल गया, तो इससे इधर और इधर सेम ग्रुप है, इसका मतलब ये वाला आपका कायरल सेंटर नहीं होगा ब्रोमीन का। तो आपके पास कायरल स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने हुए, 2 हुए, और दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों क्या है आपके, है ना, ऑप्टिकल सेंटर है। चलिए बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं एग्जांपल नंबर 6 की। यहां देखिएगा, इससे आप चारों ग्रुप अलग नजर आ रहे हैं, ये अलग ग्रुप है, ये OH है, यहां पर H है, ठीक है, और यहां पर देखिएगा इससे अलग ग्रुप जुड़ा हुआ है H, और यहां देखेंगे तो इससे NH2 जुड़ा हुआ है, इधर अलग ग्रुप है, साफ नजर आ रहा है, और कोई आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की कंडीशन नजर नहीं आ रही है। ये स्टीरियोजेनिक सेंटर आपके 2 हो गए। आगे बढ़ते हैं, देखिए बच्चों नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर तो देखिए एक तो आपको ये स्टीरियोजेनिक सेंटर नजर आ रहा है साफ साफ, क्योंकि इस कार्बन पे जुड़ा हुआ एक हाइड्रोजन है, एक CH3 है, एक इस तरफ ये सिंपल आ रहा है, इस तरफ ये ग्रुप आ रहा है, तो अलग अलग जुड़े हुए एक, इससे दोनों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो ये नहीं है। इस ये वाला Gi शो कर रहा है, क्योंकि Gi शो करने के लिए आप देख सकते हैं इधर CH3H है, इधर देखो दोनों ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, इधर जुड़ा हुआ ग्रुप अलग है। जब एक sp2 पर दोनों साइड अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं तो ये Gi शो करेगा, Gi वाला कंडीशन हो गया, एक स्टीरियोजेनिक सेंटर ये हो गया। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समझने वाली है कि ये जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा, क्योंकि याद करो अपन ने बोला कि कोई अगर कंपाउंड है प्लेनर और उसके अंदर आप POS या COS कोई भी कंपाउंड दे रखा है, कायरल सेंटर का मतलब सिर्फ कार्बन ही नहीं है, कायरलिटी का मतलब वो सारी चीजें हैं जो अपन ने पीछे पढ़ी है, जिसके अलोंग प्रकाशिक संभाव्यता ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने की संभावना होती है। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जब जब शो होती है जब POS या COS नहीं पाए जाते। आप इसमें ट्राई कर लीजिए, POS आप इसको किसी भी 2 हिस्से से ट्राई करें तो 2 सिमिलर पार्ट नहीं बन सकता, POS से नहीं बन सकता और COS से नहीं बन सकता। आप देख लेंगे COS ड्रॉ ही नहीं कर सकते, 2 सेम ग्रुप होते हैं और सेम ग्रुप के बीच की डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, तो इसमें POS भी नहीं है। इस वाले के अलोंग अगर आप बात करें, हम पहले चेक करना सीख चुके हैं, POS भी नहीं है, COS भी नहीं है इस वाले सिनेरियो के अलोंग, तो POS और COS नहीं है तो ये क्या होगा, कायरल होगा, और कायरल होगा तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो एक सेंटर ये हो गया, दूसरा ये Gi कारण हो गया, तीसरा ये हो गया, तो टोटल स्टीरियोजेनिक सेंटर हो गए 3, जिसके अंदर बात करें तो एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है ऑप्टिकल की वजह से और एक आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की वजह से। इस प्रकार 3 जो है आपके पास सेंटर नजर आएंगी। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8, यहां देखें तो आपको देखो ये ग्रुप साफ साफ नजर आ रहा है, H OH CH3, और ये इस वाले पे भी सोच लीजिए, हर कार्बन में सोचना, इधर अलग ग्रुप लगा हुआ है, इधर ये अलग सीन है, इधर अलग सीन है, एक H लगा हुआ है, ये भी स्टीरियोजेनिक सेंटर है। इस वाले पे देखो एक हाइड्रोजन है, एक Cl है, इधर ये सीन है, इधर अलग है, ये भी है, तो टोटल 3 हो गए, स्टीरियोजेनिक सेंटर हो गए 3। नेक्स्ट बात करते हैं 9 की। 9 में देखिएगा ये Gi शो कर रहा है इसके अलोंग, क्योंकि आप देख सकते हैं इधर वाले दोनों HCH3 अलग है, इस वाले से जुड़े से बात करें तो इधर ग्रुप अलग लगा हुआ है और इधर ग्रुप अलग लगा हुआ है, Gi शो करेगा। इस वाले पे प्रकाशिक नहीं करेगा क्योंकि दोनों CH3 अलग है, इस पर दोनों HH लगे हुए नहीं करेगा। लेकिन इसके अलोंग अगर ये प्लेनर है तो POS और COS आप ट्राई कर लीजिए, POS ट्राई करें, POS आप इसमें ड्रॉ नहीं कर सकते, COS भी ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों सेम ग्रुप है ही नहीं, जिनके बीच की डिस्टेंस अपन चेक करें तो POS भी नहीं है, COS भी नहीं है। इसका मतलब क्या है, ऑप्टिकल OI शो करेगा इसी चीज के अलोंग, तो एक कायरल सेंटर यहाँ है, एक ये Gi सेंटर भी होगा, ये वाला नहीं होगा, तो टोटल स्टीरियोजेनिक सेंटर हो गए 2, एक ऑप्टिकल वाला और एक ज्योमेट्रिकल वाला। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एग्जांपल 10 की। देखिएगा बच्चों, यहां पर किसी भी जगह पर आप देखें ऑप्टिकल की, तो
sp3 कार्बन नहीं है और sp3 कार्बन नहीं है, आप चेक करें GI यहाँ पर इससे जुड़े हुए एक H है, एक ये ग्रुप है, ये GI शो करेगा, इसके अलावा इधर ये ग्रुप लगा हुआ है, इधर ये ग्रुप लगा हुआ शो करेगा, तीनों GI सेंटर है। और GI हो या ऑप्टिकल, स्टीरियोजेनिक सेंटर जो यहाँ है कितने हैं? 3 है। क्लियर? इस तरीके से किसी भी कंपाउंड के अंदर अपन स्टीरियोजेनिक सेंटर देख सकते हैं। पहले स्टीरियोजेनिक सेंटर देखना आएगा तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की संख्या बताना फॉर्मूले से बहुत ही आसान अपने को रहेगा। हेलो गाइस, अभी तक अपन ने देखा था कि स्टीरियोजेनिक सेंटर्स कैसे काउंट करते हैं। आपको मैंने बताया कि GI और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जिस जिस पॉइंट्स के अलोंग प्रदर्शित होती है उन सारे केंद्रों को जोड़ के अपन स्टीरियोजेनिक सेंटर बताते हैं। और मैंने बोला था कि स्टीरियोजेनिक सेंटर हम क्यों जोड़ देखते हैं, इसलिए कि स्टीरियोजेनिक सेंटर की हेल्प से क्या है कि देखो ये बात है प्रोबेबिलिटी का केस, कि जब अपने को टोटल ऑप्टिकल बनाने हैं, टोटल GI बनाने हैं, GI में मैंने आपको बताया था बना के देखने होते हैं, या फिर हमने बना के एक समरी फॉर्मूले के तौर पे बना रखी है, उसको अपन यूज करके अपन डायरेक्ट जो है कम समय व्यतीत करके टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो फाइंड आउट बच्चों कर सकते हैं। ठीक है, तो वही काम अभी अपन कर रहे हैं। उसके लिए अपन ने क्या किया, स्टीरियोजेनिक सेंटर n की संख्या जिसको अपन ने n बोला वो काउंट कर लिया। अब स्टीरियोजेनिक सेंटर n काउंट करने के बाद टोटल आपके पास 4 केसेस बनेंगे। उन 4 केसेस को अगर आप दिमाग में रखते हैं तो आपको एक भी कंपाउंड के टोटल स्टीरियो आइसोमर्स की संख्या फाइंड आउट करने के लिए बना के देखने की जरूरत नहीं पड़ती। वही अपन इसी लेक्चर के अंदर भी करने वाले। क्लियर गाइस? सबसे पहली बात ये कि जब भी कहीं कंपाउंड हो आपके पास और आपको बताना है कि इसमें टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे, त्रिविम समावयवी कितने होंगे, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन। तो बच्चों क्या करना है, सबसे पहले आप उस कंपाउंड के दोनों एंड्स को देखिए, दोनों सिरों को देखिए और ये देखिए कि दोनों एंड से अगर कंपाउंड को मैं देखूं तो क्या कंपाउंड मुझे समान नजर आ रहा है, सिमिलर नजर आ रहा है। अब समान सिमिलर डिसिमिलर कैसे चेक करोगे, IUPAC नेमिंग कर दीजिए दोनों साइड से। अगर दोनों साइड से IUPAC नेमिंग करने पर सेम नाम आता है, सेम नंबर पर सेम फंक्शनल ग्रुप आता है तो आप कहोगे कि कंपाउंड हैव सिमिलर एंड्स, कि कंपाउंड के साथ दोनों एंड सिमिलर है। और अगर दोनों साइड से IUPAC नेमिंग करने पर अलग नाम आता है तो अपन बोलेंगे कंपाउंड विद डिसिमिलर एंड। और यही हमारे स्टीरियो आइसोमर्स को फाइंड आउट करने का मेन आधार रहेगा। जैसे बात करें, देखिएगा 2 टाइप के कंपाउंड होंगे, या तो सिमिलर एंड होंगे या नहीं होंगे, है ना। इस केस को मैंने बोला, एक केस मेरा A है, एक केस B है ना। n मैंने क्या माना, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स माना। ठीक है बच्चों, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स हैं। अब नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स फाइंड आउट करेंगे, उसके 2 केस होंगे कि जब भी कोई कंपाउंड मुझे दिखेगा और अगर मैं दोनों साइड से IUPAC नंबरिंग करूंगा, नेमिंग करूंगा, दोनों साइड से सेम नाम आएगा तो सिमिलर बोलेंगे, नहीं तो डिसिमिलर होंगे। डिसिमिलर होगा तो उसको अपन सबसे केस A बोला, सबसे आसान केस है GI फाइंड आउट करने का, डिसिमिलर एंड, है ना। जैसे देखिए मैं अगर इधर से नंबरिंग करता हूं, आप देखिए मैं नंबरिंग करता हूं, ये मैंने कंपाउंड लिया 1 2 पर डबल बॉन्ड आया, ठीक है। फिर मैं कहूंगा 3 4 5 6 7 और एक डबल बॉन्ड 2 पर आया, दूसरा डबल बॉन्ड 4 पे आया। अब अगर इसी कंपाउंड की मैं नंबरिंग बच्चों दूसरे एंड से करता हूं, देखना इधर से स्टार्ट करता हूं 1 2 3। अब देखो इधर से डबल बॉन्ड 2 पे आ रहा है, इधर से डबल बॉन्ड 3 पे आ रहा है, इसका मतलब कंपाउंड अलग अलग, दोनों साइड से अलग अलग नंबरिंग आ रही है। डेफिनेटली अपन इधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से लीस्ट नंबर मिले, है ना। दोनों साइड से नंबरिंग आपने करी, अलग अलग नाम आ रहा है कंपाउंड का, इसका मतलब डिसिमिलर एंड है। और डिसिमिलर एंड है तो आपका कंपाउंड केस फर्स्ट का होगा। और इस कंडीशन में टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो फाइंड आउट करना बहुत सिंपल, 2 की पावर n। n क्या है, स्टीरियोजेनिक सेंटर, जो भी अपन ने कैलकुलेट करना सीखा था, 2 की पावर n कर दी। जैसे इसमें देखें स्टीरियोजेनिक सेंटर, तो देखो एक ये GI सेंटर होगा, दूसरा ये GI सेंटर होगा, ठीक है। इसके दोनों ग्रुप sp2 से जुड़े हुए दोनों ग्रुप अलग है, इसके भी sp2 से जुड़े हुए दोनों ग्रुप अलग है, GI शो करेगा, ऐसे ये GI शो करेगा। 2 की पावर n, n बराबर है 2, तो इस कंपाउंड के GI जो हो जाएंगे 2 की पावर 2 यानी 4, सीधा डिसिमिलर एंड्स है तो बहुत ही सिंपल केस है, 2 की पावर n GI, खत्म बात। और 2 की पावर n किसी कंपाउंड की जब अपन प्रोबेबिलिटी के केस बनाते हैं कि RR SS SR है ना, वो सारे मैक्सिमम 2 की पावर n ही हो सकते हैं। अगर किसी कंपाउंड के टोटल स्टीरियो 2 की पावर n आ रहे हैं, इसका मतलब वो सारे के सारे जितनी भी संभावनाएं आप बना सकते हो कंपाउंड की, सारे GI जो आप बना रहे हो सारे के सारे GI ऑप्टिकल एक्टिव होंगे। इस कंडीशन में आपका मीजो हमेशा 0 होगा, क्योंकि 2 की पावर n
मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज है, किसी भी कंपाउंड के मैक्सिमम नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हैं और सारे के सारे एक्टिव आ रहे हैं, इसका मतलब इनएक्टिव एक भी नहीं है, इसका मतलब आपका मीजो कंपाउंड जीरो होगा। खैर मैं आगे फर्दर सिखाऊंगा, अब फिलहाल अपन स्टीरियो सीखते हैं। तो स्टीरियो हो गए 2 की पावर n, जब भी सिमिलर एंड आ जाए इस कंपाउंड की तरह। इससे मिलता जुलता कंपाउंड मैंने इधर बनाया, सिमिलर एंड जो मेरा बी केस है, इसमें सबसे ध्यान से देखने वाली बात है कंपाउंड है और सिमिलर एंड। तो देखिए यहां पर क्या, इधर से नंबरिंग करता हूं 1 2 पे डबल बॉन्ड 3 4 5 6, डबल बॉन्ड आपके पास आ रहे हैं 2 और 4 पर। अगर बच्चों मैं इधर से नंबरिंग करता हूं, चलिए मैंने इधर से किया 1 2 3 4 5 6, आप देख पा रहे हैं इधर से भी 2 और 4 पे डबल बॉन्ड आ रहा है। यानी कंपाउंड की आप नंबरिंग चाहे इधर से करते हो चाहे इधर से करते हो, दोनों साइड से कंपाउंड सेम ही नाम प्राप्त करता है। इसका मतलब ये कंपाउंड सिमिलर एंड वाला है। सिमिलर एंड वाले को केस बी कहेंगे। इसको हमें बहुत ही सावधानी से टैकल करना होता है, क्योंकि इसके फर्दर केस अपने को देखने पड़ेंगे कि अगर एंड सिमिलर है तो फिर हमारे को ये देखना पड़ेगा स्टीरियोजेनिक सेंटर सम है कि विषम है। लेकिन जब एंड डिसिमिलर है तो आपको एन कैसा ही हो, सम हो, विषम हो, ऑड हो, इवन हो, आप सीधा 2 की पावर n कर दीजिए, सारे के सारे एक्टिव हो जाएंगे, मीजो जीरो हो जाएगा। क्लियर बच्चों? अगर मैं बात करता हूं केस बी की, जब डिसिमिलर एंड है तो हमारे को फर्दर देखना पड़ेगा। देखिए क्या पॉसिबिलिटी होगी, केस बी को आगे बढ़ा रहा हूं मैं, केस बी है ना, जब डिसिमिलर एंड है, जब डिसिमिलर एंड है तो अपने को क्या करना है, डिसिमिलर एंड से तो अपने को क्या करना है, क्लियर, तब अपने को क्या करना है, एन देखना है, स्टीरियोजेनिक सेंटर। एन क्या स्टीरियोजेनिक सेंटर, या तो ऑड होगा या इवन होगा। अगर बच्चों फिर दुआ करो कि एन इवन हो, अगर एन इवन है तो सीधा फॉर्मूला एन क्या स्टीरियोजेनिक सेंटर, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स हो जाएंगे 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1। ये फॉर्मूला जरूर आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि 4 फॉर्मूले से आप किसी भी कंपाउंड के, किसी भी तरह का कंपाउंड हो, अपन अभी चेक करेंगे, स्टीरियोजेनिक सेंटर आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो मैंने क्या बोला, डिसिमिलर एंड है सीधा 2 की पावर n, सिमिलर एंड है और स्टीरियोजेनिक सेंटर इवन है, 2 है 4 है 6 इवन है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स क्या हो जाएंगे, 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1। ये आप सीधा फॉर्मूला यूज कर लेंगे और सीधा आपके पास स्टीरियोजेनिक सेंटर्स के ना की संख्या से ही सीधा का सीधा आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, आ जाएगी स्टीरियो आइसोमर्स की संख्या। लेकिन बच्चों फिर से ध्यान देने वाली बात, अगर n विषम है तो फिर से इसके 2 केस बनेंगे, सिमिलर एंड्स एंड सम। तो सिंपल फॉर्मूला, सिमिलर एंड्स एंड विषम। तो ध्यान रखना, दिमाग में 2 विषमताएं ध्यान रखनी है। उस कंडीशन में क्या होगा कि स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने होंगे, या तो 3 होंगे या 5 होंगे। ठीक है, जब भी ऐसा हो 3 हो मान लो, तो इसका मतलब क्या, एक स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा, उसके बगल में एक इधर होगा एक इधर होगा, 5 होंगे तो एक बीच का होगा, 2 से इधर होंगे, 2 कोई ना कोई एक बीच में स्टीरियोजेनिक सेंटर आएगा। विषम संख्या मतलब अगर 7 है तो 7 का मतलब एक सेंटर ले लो, 3 इधर से 3 इधर से, टोटल जब आप काउंट करोगे टोटल स्टीरियोजेनिक सेंटर कंपाउंड में तो एक बीचों बीच वाला होगा। तो इसमें मिडिल वाले को पकड़ना है। जब भी आपके पास टोटल स्टीरियोजेनिक सेंटर विषम है, 1 3 5 7, एक में तो संभावना नहीं बढ़ेगी, लेकिन एक से ज्यादा स्टीरियोजेनिक सेंटर है तो बच्चों अपने को क्या करना है, बीच वाले को पकड़ना है। बीच वाला अगर मान लीजिए 3 है तो एक इधर बीच वाला 1 हो गया, 5 है तो बीच में एक तीसरा नंबर वाला इधर हो गया, 2 इधर, 2 बीच वाला जो स्टीरियोजेनिक सेंटर है वो किस वजह से स्टीरियोजेनिक सेंटर है बच्चों, अगर वो स्टीरियोजेनिक सेंटर जीआई की वजह से है तो अलग फॉर्मूला लगेगा, 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n बाई 2। और अगर बच्चों को स्टीरियोजेनिक सेंटर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की वजह से, कायरल कार्बन है, कायरल सेंटर है, कायरलिटी की वजह से है, तो फॉर्मूला लगेगा 2 की पावर n माइनस 1 सीधा। बस ये ध्यान देने वाली बात है। मैं एग्जांपल लेके भी आप बताऊंगा, फिर से इस चीज को बहुत अच्छे से दिमाग में पिक्चर बना लीजिए। क्या पूरी समरी दोबारा देखते हैं बच्चों। कोई भी कंपाउंड दिया, सबसे पहले आप दोनों साइड से आईपीसी नेमिंग सोच लिया। अगर दोनों साइड से नेम अलग अलग आ रहा है, बहुत बढ़िया, डिसिमिलर एंड 2 की पावर n। अगर बच्चों दोनों साइड से नंबरिंग दी और कम्युनिक नंबरिंग सेम आ रही है, इसका मतलब सिमिलर एंड है। सिमिलर एंड है तो फिर देखो स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने हैं। स्टीरियोजेनिक सेंटर अगर फिर दुआ करो सम है तो सीधा आपके पास फॉर्मूला आ गया 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1, सीधा फॉर्मूला यूज हो गया। लेकिन सिमिलर एंड है और n विषम है,
n विषम है, ऑड है, तो फिर ये देखो बीच वाला स्टीरियोजेनिक सेंटर पकड़ो। अगर बीच वाला स्टीरियोजेनिक सेंटर कायरल सेंटर है, यानी मेरे कहने का मतलब ऑप्टिकल वाला सेंटर है, तो फॉर्मूला आ जाएगा सीधा 2 की पावर n-1। और अगर बीच वाला सेंटर आपका जो है वो ज्योमेट्रिकल सेंटर है, तो बच्चों फॉर्मूला आएगा दिस वन, क्या 2 की पावर n-2 की पावर n-1/2। क्लियर, ये फॉर्मूला आएगा। ये चारों फॉर्मूले जरूर आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, बट आप बहुत इजीली कंपाउंड में यूज कर पाएंगे चारों के। इन तीनों केसेस के पीछे वाला केस तो अपन ने देख लिया सीधा 2 की पावर n। इनके एक एक एग्जांपल देखते हैं, देखिएगा बात को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले इसका एग्जांपल देखते हैं, देखिएगा मैंने क्या बोला, इस केस को देखना पहले समझना, n इवन है और सिमिलर एंड्स है। देखिए इधर से आप नंबरिंग करें, सिमिलर एंड है कि नहीं पहले ये समझिए, 1 2 3 4 1 2 3 4। इधर से करते हो तो 2 और 4 पे OH ग्रुप आ रहा है, इधर से करते हो तो भी 2 4 पे, इधर से करते हो तो भी 2 4 पे। ठीक है, तो ये तो कंफर्म है कि सिमिलर एंड्स हैं, एंड सिमिलर है। चलिए साहब, अब स्टीरियोजेनिक सेंटर, एक तो ये मेरे पास कायरल सेंटर है, चारों ग्रुप अलग अलग में, 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर है, 2 का मतलब सम है, 2 का मतलब सम है। अगर सम है तो अगर कोई केस है ही नहीं, सिंपल अपने पास फॉर्मूला लग जाएगा, क्या लगेगा, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2 -1। क्लियर, ये फॉर्मूला लगा। और देखिए अप्लाई करते हैं, n कितना है इस कंपाउंड के लिए, n कितना है बच्चों, n हो गया n बराबर 2, सिंपल पुट कर दो, तो 2 की पावर 2 -1 प्लस 2 की पावर 2/2 -1, 2 की पावर -1 ये नहीं तो हो गया 2, और इधर से हो गया 1 -1 0, किसी की पावर 0 1, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स आ गए 3 आ गए। अब समझना बात, इसके लिए अगर मैं थोड़ी सी बात को और आगे बढ़ाऊं, ये इस कंपाउंड के लिए 3 आए। अब अगर आपसे कंपाउंड पूछता है कि 3 आए, इसमें मीजो कितने हैं, तो बेटा मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने, 2 है ना। तो मैक्सिमम जो संभावनाएं होती है, समझना बात को, हल्का सा मैं बताता हूं कि 2 की पावर n मैक्सिमम केस हो सकते हैं। तो यहाँ स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने, 2, 2 की पावर 2 4, टोटल केस 4 होने चाहिए। अगर 4 टोटल केस बन सकते हैं और 4 स्टीरियो आइसोमर्स भी आपके पास 4 आते तो चारों के चारों एक्टिव होते। अब टोटल संभावना 4 बनती है, 3 स्टीरियो आइसोमर्स आ रहे हैं, ऑप्टिकल एक्टिव को स्टीरियो कहते हैं, 3 स्टीरियो आइसोमर्स आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इसमें एक कंपाउंड इनएक्टिव हो गया और वो आपका मीजो H। 2 की पावर 2 से लेके टोटल 4 संभावना, 4 एक्टिव हो, 4 में से 3 एक्टिव होगी, एक इनएक्टिव रही क्योंकि वो मीजो कंपाउंड है। इससे अपन मीजो भी फाइंड आउट करते हैं। खैर, आपके पास स्टीरियो आइसोमर्स की संख्या आ गई, इस फॉर्मूले से चेक करते हैं अगले वाले का केस। अगला केस क्या था, दोनों एंड सेम है, दोनों एंड सेम है, स्टीरियोजेनिक सेंटर संख्या विषम है, ऑड, और बीच वाला GI है। देखो इसमें देखिए बच्चों, आप इसी केस को फाइंड आउट करेंगे। आप देखिएगा इधर से नंबरिंग करें, 1 2 पे क्लोरो, 3 पे डबल बॉन्ड, 4 और 5 पे क्लोरो, 2 5 पे क्लोरो, बीच में डबल बॉन्ड। आप इधर से करेंगे 2 पे क्लोरो, फिर डबल बॉन्ड, 3 सेम आ रहा है, आप नंबरिंग करके देख सकते हैं बाकायदा, दोनों एंड सेम है। सिमिलर केस बी का एग्जांपल है, दोनों एंड सेम है, दोनों एंड सेम है बच्चों। तो अब अपने को देखना पड़ेगा मिडिल वाला। देखो ये एक स्टीरियोजेनिक सेंटर ये है, एक स्टीरियोजेनिक सेंटर ये है, और ये वाला GI के कारण है, बीच वाला GI वाला है, बीच वाला GI है, और टोटल स्टीरियोजेनिक सेंटर n का वैल्यू जो है वो 3 है। टोटल n का जो वैल्यू है बच्चों वो 3 है, और स्टीरियोजेनिक सेंटर आपके पास जो बच्चों है, स्टीरियोजेनिक सेंटर नंबर आ रहा है 3। तो फॉर्मूला आपके पास लग जाएगा, फॉर्मूला अपने पास लग जाएगा, फॉर्मूला अपने पास क्या लगेगा, देखिएगा अपने पास फॉर्मूला था इस कंडीशन में, जब बीच वाला GI है तो फॉर्मूला था 2 की पावर n माइनस, आप देख सकते हैं 2 की, देखिए इसका केस आ गया ये रहा, 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n-1, n बराबर 3 है, तो सीधा पुट किया अपन ने 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3 -1/2। क्लियर, तो ये तो कितना हो गया, आप पास आ गए 8 माइनस ये हो गया आपके पास 3 में से गया 2/2 1 यानी 2, तो 8 में से 2 गया यानी टोटल आ गया पास 6। अब देखो मैक्सिमम कितने बन सकते थे, 8, क्यों 2 की पावर 3 8 बन सकते थे, लेकिन बड़े 6 है, इसका मतलब इसमें 2 क्या होंगे आपके
मीजो कंपाउंड्स हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टीरियो आइसोमर्स बन गए 6। अगले में देखिएगा, अगला केस मैंने बोला कि इधर से आप नंबरिंग करो, ध्यान समझिएगा, इधर से नंबरिंग करो, 2 पे डबल बॉन्ड है, 4th पे क्लोरो आ रहा है, इधर से नंबरिंग करो, 2 पे डबल बॉन्ड है, 4th पे क्लोरो, सेम आ रहा है। सिमिलर एंड से बच्चों नंबरिंग करके देख सकते हो। और सिमिलर एंड एक देख लो, ये जीआई वाला सेंटर है, एक स्टीरियोजेनिक सेंटर, एक स्टीरियोजेनिक सेंटर 2, और ये बीच वाला कायरल। अब यहां पर बहुत ध्यान देने वाली बात भी बताऊंगा, 3 स्टीरियोजेनिक सेंटर है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इस कार्बन से एक तो जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, एक क्लोरीन, इधर दोनों ग्रुप सेम है। बिल्कुल आपकी सोच वाजिब है, लेकिन बच्चों क्या होता है कि ये जो अभी बताऊंगा मैं इसको अलग से, ये सूडो स्टीरियोजेनिक सेंटर है, सूडो कायरल सेंटर है। सूडो कैसे? इसमें एक केस ऐसा होगा जिसमें कायरल सेंटर होगा और एक ऐसा केस होगा जिसमें कायरल सेंटर नहीं होगा। कैसे? जैसे ये कार्बन है, ये इधर वाला जीआई शो कर रहा है, इधर वाला जीआई शो कर रहा है। मतलब अगर ये जीआई सिस है और ये वाला भी जीआई अपना सिस है तो ये कायरल सेंटर नहीं होगा। ये वाला ट्रांस है और इधर वाला भी ट्रांस है तो कायरल सेंटर नहीं होगा। लेकिन ये ट्रांस है और ये सिस है, उस कंडीशन में दोनों जुड़े हुए ग्रुप अलग हो गए। इधर सिस वाला ग्रुप है, इधर ये सेम ग्रुप है, लेकिन उसकी ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट अलग होगी, स्टीरियो अरेंजमेंट ट्रांस, तब ये स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा। यानी कभी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। तो इस कंडीशन में अपन सूडो कायरल सेंटर को भी कंसीडर करेंगे। कैसे चेक करता हूं कब होगा कायरल, बता देता हूं। जैसे कार्बन है, इसे Cl है, ठीक है, इससे जुड़ा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इधर CH3 है, इधर H है और ये H है, दोनों सेम साइड है, HS सिस है। इससे इधर वाला कार्बन लिया मैंने, इससे H है, डबल बॉन्ड कार्बन है, ये H है और ये CH3 है। अब समझिएगा इस वाले के लिए क्या ये कायरल सेंटर है? क्यों है? क्योंकि आप यूं देखिए, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप केमिकल फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन हम क्या बोलते हैं कायरल कार्बन के लिए कि एक ऐसा कार्बन जिससे जुड़े हुए ग्रुप सेम हो। सेम का मतलब नॉट केमिकल फॉर्मूला, उसमें स्टीरियो अरेंजमेंट भी अलग अलग है तो उसको अलग मानेंगे। कैसे? देखिए इस कार्बन की बात करूं, इससे एक जुड़ा हुआ क्लोरीन, एक जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, इधर जुड़ा हुआ ये ग्रुप जो कि सिस फॉर्म का है, इधर जुड़ा हुआ ये ग्रुप जो कि ट्रांस फॉर्म का है। तो आप क्या कहोगे? इस कार्बन से इधर सिस वाला सेम ग्रुप जुड़ा हुआ है, केमिकली सेम है बट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट इधर सिस है, इधर ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ट्रांस है, तो मैं कहूंगा कि ये वाला कार्बन कायरल है, क्योंकि इससे जुड़े हुए दोनों ग्रुप क्या है? अलग अलग जीआई, इधर वाला सिस, इधर वाला ट्रांस। हाँ, अगर इसको भी मैं ऐसा कर दूं, देखिए थोड़ा सा चेंज करता हूं, मैंने क्या किया, इसके अंदर ये H है और ये भी H है और CH3 कर दिया। मतलब ये हुआ कि अब क्या है मेरे पास, ये भी सिस है और ये भी सिस है। इस कंडीशन में बीच वाला आपका कायरल सेंटर नहीं होगा। तो अगला अगर अपने को बना के बता दे कि भाई इधर भी सिस है, इधर भी सिस है, उस कंडीशन में अपन उसको कायरल सेंटर नहीं मानेंगे। लेकिन नहीं बनाया तो मैं ये भी मान सकता हूं इधर वाला सिस, इधर वाला सिस, ये भी मान सकता हूं इधर वाला सिस, इधर वाला ट्रांस, और ये भी मान सकता हूं इधर वाला ट्रांस, इधर वाला ट्रांस। तो ये कंडीशन भी तो उनमें से एक कंडीशन है कि एक तरफ सिस और एक तरफ ट्रांस। आर भी हो, मान लो बीच वाला जी आई, इधर वाला आर, इधर वाला आर तो नहीं होगा, इधर वाला एस, इधर वाला एस तो नहीं होगा, एक आर एक एस तो होगा। अब अपने को पता तो है नहीं कि आर और एस बना नहीं रखा, तो उसको भी अपन सूडो सेंटर मानेंगे। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ, इसमें स्टीरियोजेनिक सेंटर 1 2 3 हुए, स्टीरियोजेनिक सेंटर 3 है और बीच वाला कौन सा है? ऑप्टिकल वाला है। तो सीधा फॉर्मूला था नंबर ऑफ फाइंड आउट करने का कि 2 की पावर n-1 यानी 2 की पावर 3 8, 8 में से 1 गया कि 2 की स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने? 3, 8 माइनस 1 तो कितना हो गया? 3 में से गया 2, 4 आपके पास यहां आ गया 2 की पावर 3 माइनस 1, 2 की पावर 2 यानी 4। तो इसके अंदर आप यूं कहेंगे 4, टोटल संभावना थी 8, इसका मतलब 4 ही स्टीरियो हैं, इसका मतलब 4 इसके अंदर आपके मीजो कंपाउंड बन गए और 4 आपके ऑप्टिकल एक्टिव हो गए। इस तरीके से अपन कंपाउंड्स में चारों केस को देख करके ये बता सकते हैं बच्चों कि आप ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होंगे। एग्जांपल लेते हैं, एक में ट्राई करते हैं, फिर से रिकॉल कराता हूं। सबसे पहले आईबीसी नेमिंग लेके देखिए, दोनों एंड से अलग अलग नाम आ रहा है, बहुत ही आसान केस 2 की पावर n
आईपीसी नंबरिंग दोनों एंड्स को करके देखी और पता चला कि सिमिलर एंड है, लेकिन फिर देखो एन जो आपके स्टीरियोजेनिक सेंटर है विषम है या सम है, सम है तो सीधा फॉर्मूला है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्या 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-1/2, सीधा फॉर्मूला। क्लियर? अगर आपके पास n अगर विषम है तो फिर ये देखना पड़ेगा बीच वाला GI है या बीच वाला ऑप्टिकल है। अगर बीच वाला ऑप्टिकल है तो सीधा फॉर्मूला 2 की पावर n-1, और बीच वाला अगर आपका ज्योमेट्रिकल सेंटर है, बीच वाला जो स्टीरियोजेनिक सेंटर है, तो आपके पास जो फॉर्मूला आएगा वो था 2 की पावर n-2 की पावर n-1/2। क्लियर? जो फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा और डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो। जरा अब एग्जांपल्स की बात करते हैं। एक एग्जांपल आपके पास है, देखिएगा। सबसे पहला आपका काम है, देखो कि एंड सिमिलर है कि डिसिमिलर है। सबसे पहले तो स्टीरियोजेनिक सेंटर काउंट करो बच्चों, स्टीरियोजेनिक सेंटर। तो ये एक ज्योमेट्रिकल शो कर रहा है, इसके चारों ग्रुप अलग है, स्टीरियोजेनिक सेंटर हो गए 2। ठीक है बालकों? उसके बाद देखो एंड इधर से आ रहा है अल्कोहल, इधर से नहीं है, डिसिमिलर। एंड डिसिमिलर है तो सिंपल 2 की पावर n फॉर्मूला काम करेगा। n है 2 तो 2 की पावर 2 यानी 4, और ये मैक्सिमम केस 2 की पावर n ही होते हैं 4, इसका मतलब इसके अंदर मीजो 0 होंगे। जब भी 2 की पावर n किसी भी कंपाउंड के 2 की पावर n मैक्सिमम स्टीरियो अरेंजमेंट हो सकते हैं, 2 की पावर n मैक्सिमम स्टीरियो अरेंजमेंट हो सकते हैं, और जितने भी स्टीरियो अरेंजमेंट है सारे के सारे एक्टिव है। इसका मतलब डिसएक्टिव, मीजो डिसएक्टिव होता है, इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव 0 है। क्लियर? खैर ये हो गया बात खत्म। सेकंड, इस अगले एग्जांपल की तरफ चलते हैं बच्चों। देखिए स्टीरियोजेनिक सेंटर 1 2, स्टीरियोजेनिक सेंटर हो गए 2 बच्चों। एंड की बात करते हैं, इधर 2 पे अल्कोहल आ रहा है, इधर से 3 पे अल्कोहल आ रहा है। डिसिमिलर है, डिसिमिलर है तो मेरा हाथ बिल्कुल सिंपल से चलना चाहिए 2 की पावर n यानी 2 की पावर 2 यानी 4, और मीजो हो गया 0, क्योंकि 2 की पावर n जो है मैक्सिमम अरेंजमेंट होते हैं, और मैक्सिमम अरेंजमेंट आपके पास आ रहा 0। चलिए बच्चों अगला देखते हैं, सीधा फॉर्मूला देखो। इधर से नंबरिंग करते हैं, COOH है, 2 पे अल्कोहल है, इधर से नंबरिंग करते हैं, पहले पे COOH सेम नंबर आ रहा है, इधर से नंबरिंग करो, इधर से नंबरिंग करो, कंपाउंड का नाम सेम आ रहा है। स्टीरियोजेनिक सेंटर एक ये रहा, दोनों ऑप्टिकल है और सिमिलर एंड है, ऑप्टिकल है, सिमिलर एंड है। सिमिलर एंड है तो बच्चों केस बी हो गया। सिमिलर एंड में स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने हैं? सम है। चलो बच गए, 2 अलग अलग फॉर्मूले नहीं सोचना, एक ही सोचना है। क्या था फॉर्मूला? 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2 -1। तो पुट कर देते हैं, चलिए 2 की पावर n-1 यानी आ गया 1, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 1 - 1 0, तो ये टोटल हो गए 3। अब आपसे पूछे GI कितने होंगे इसमें, सॉरी मीजो कितने होंगे, तो देखिए स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने हैं? 2, तो 2 की पावर 2 मैक्सिमम 4 होने चाहिए थे, लेकिन हुए 3 है। इसका मतलब टोटल 4 अरेंजमेंट में से एक अरेंजमेंट आपका एक्टिव नहीं बना है, वो आपका मीजो है। इसका मतलब इसके अंदर मीजो कंपाउंड अगर मेरे से पूछे तो मीजो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। स्टीरियोजेनिक ऑप्टिकल एक्टिव स्टीरियो कंपाउंड्स कितने होंगे? 3 और 1 मीजो, टोटल 4 स्टीरियो अरेंजमेंट्स हो गए। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट स्टीरियो अरेंजमेंट, त्रिविम व्यवस्थाएं, उसमें से कुछ एक्टिव होगी, कुछ इनएक्टिव। चलिए बच्चों अपन बात करते हैं नेक्स्ट की। ठीक है, बड़ा देख के डरना नहीं है। चलिएगा इसके अंदर बात करें तो इससे OH CH2 1, आप देख सकते हैं चारों अलग अलग जुड़े हुए हैं, 4, इससे 2 हाइड्रोजन नहीं होगा, इससे नहीं होगा। टोटल आपके पास n बराबर आ गया बच्चों 4, स्टीरियोजेनिक सेंटर आ गए 4, एंड एक तरफ एल्डिहाइड है, एक तरफ अल्कोहल है, दोनों एंड सेम नहीं है, डिसिमिलर एंड है। डिसिमिलर एंड है तो 2 की पावर 4 यानी सॉरी 2 की पावर 4 यानी आ गया 16, और 2 की पावर 4 मैक्सिमम अरेंजमेंट है, सारे के सारे एक्टिव है, इसका मतलब मीजो 0 है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। डिसिमिलर एंड पर तो बहुत ही सिंपल बात, इसमें देखें स्टीरियोजेनिक सेंटर 1 रहा, ये GI, ये इससे जुड़े हुए हैं चारों ग्रुप, ये कायरल सेंटर 2 इससे, और इसकी बात करें इस वाले की, देखो इस पर एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है,
इस पर एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक ये जुड़ा हुआ है। इधर से जाएं तो देखो ये CH2 जुड़ा हुआ है, सेम आ रहा है। इधर से जा रहे हैं तो भी सारा सेम आ रहा है। इसका मतलब ये वाला कायरल सेंटर नहीं है। तो कायरल सेंटर आ गया अपने पास 2 और दोनों एंड अलग अलग है, बिल्कुल आपको दिख रहा है। इधर से नंबरिंग करोगे तो CH3 आ रहा है, इधर साइक्लो आ रहा है, नंबरिंग सेम हो ही नहीं सकती दोनों साइड से, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों डिसिमिलर एंड है और स्टीरियोजेनिक सेंटर 2 है, स्टीरियोजेनिक सेंटर 2 यानी 2 की पावर 2 आपके पास हो गया 4। डिसिमिलर एंड में बहुत सिंपल बात। चलिए बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 7। इसमें बात करें बच्चों, आप देखिएगा स्टीरियोजेनिक सेंटर 1 2 और ये GI शो कर रहा है बिल्कुल 3 ये GI वाला है। तो स्टीरियोजेनिक सेंटर 3 एंड की बात करें 1 2 3 सही है। डिसिमिलर एंड है, सिमिलर एंड है और स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या है, विषम है। बी में विषम वाले 2 केस। तो देखो बीच वाला क्या है, बीच वाला GI है। तो फॉर्मूला आपको पता है जी, क्या बीच वाला GI है तो 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n माइनस 1 बाई 2। क्लियर। तो आप स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने 3, तो आपके पास फॉर्मूला क्या आ गया 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3 में से 1 गया बटे 2। तो आपके पास आ गया कितना 2 को भाग लगाया 2 से 2 आप 8 6 आंसर आ गया 6। जबकि होने कितने चाहिए थे 8। तो इसका मतलब ये अरेंजमेंट 8 होने चाहिए थे, आए 6। इसका मतलब आपके 2 जो कंपाउंड है वो हो जाएंगे मिजो। खैर आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। इस बार देखें बच्चों तो आपके पास डिसिमिलर एंड है, क्योंकि इधर 2 पे है, इधर नहीं, डिसिमिलर नहीं है। इधर 2 पे है और 4 पर हुआ है, 2 पर है 4 पर, सिमिलर एंड है। सिमिलर एंड है बच्चों, ये एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है, दूसरा ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है GI के कारण, ये भी GI के कारण। और बीच वाला मैंने क्या कहा, बीच वाला एक HCH ये सूडो वाला केस हो गया, अभी बताया था आपको। सूडो किरेल की बीच वाला ऑप्टिकल है और दोनों ग्रुप सेम जुड़े हुए हैं। तो ये वाला जब सिस होगा तब तो नहीं होगा, ये भी ट्रांस स्थिति में होगा तो नहीं होगा, लेकिन एक सिस और एक ट्रांस भी हो सकता है, उस कंडीशन में किरेल होगा, तो इसको किरेल मानना है। तो 1 2 3 और सिमिलर एंड बीच वाला ऑप्टिकल, तो फॉर्मूला क्या काम आएगा 2 की पावर n माइनस 1। सीधा पहचानना, केस पहचानना इंपॉर्टेंट है। तो 2 की पावर कितना है 3, इसको सूडो वाले को भी काउंट करना है -1, तो कितना आ गया 2 की पावर 2 यानी 4। होना कितना चाहिए 8। इसका मतलब इसमें से 4 केस आपके क्या है मिजो हैं। क्लियर। 2 की पावर n को मैक्सिमम का संभावना मान लो, उसमें से जितने स्टीरियो आगे रिमेनिंग जो है वो आपके मिजो अरेंजमेंट्स हो जाएंगे। इस तरीके से अपन मिजो कंपाउंड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। साथ में ये भी बता सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होंगे। चलिए बच्चों, अपन ने बात करी थी ऑप्टिकल आइसोमर्स की और टोटल स्टीरियो आइसोमर्स की। तो अपन स्टीरियोजेनिक सेंटर आइडेंटिफाई करेंगे और जो 4 केसेस अपन ने पढ़े थे उसे टोटल स्टीरियो फाइंड आउट करते हैं, उनको भी चेक करेंगे और उसके अंदर से मीजो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी चर्चा भी अपन साथ में करेंगे। चलिए सबसे पहला अपने पास एक कंपाउंड है, इसके अंदर आप देखें अपने पास एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है जो GI के कारण है। स्टीरियोजेनिक सेंटर एक है और वो GI के कारण है। कोई भी ऑप्टिकल एक्टिविटी सेंटर नहीं है, कायरल सेंटर नहीं है, तो ऑप्टिकल एक्टिव होने का तो सेंस ही नहीं है। और डिसिमिलर एंड है, आप इधर से बात करेंगे तो 2 पर डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से 3 पे डबल बॉन्ड आ रहा है। डिसिमिलर एंड है, सिमिलर एंड है, सिमिलर नहीं है आपके एंड। तो अपन बच्चों इस केस में है टोटल स्टीरियो फाइंड आउट करने के लिए 2 की पावर n यानी टोटल स्टीरियो आ जाएंगे 2। और आपको यूं बोलूं कि ऑप्टिकल एक्टिव है ही नहीं कंपाउंड, तो क्योंकि आपके पास कायरल सेंटर नहीं है और मीजो भी 0 होगा, क्योंकि आपको पता है कि मीजो होने के लिए कम से कम, मीजो कंपाउंड की डेफिनेशन अपन पीछे पढ़ चुके हैं कि कम से कम 2 कायरल सेंटर होने चाहिए। कायरल सेंटर का मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी सेंटर होने चाहिए और बीच में एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए, तब जाके उस वजह से जब कंपाउंड ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है तो उसको अपन मीजो कहते हैं। मीजो कंपाउंड 0 होगा। थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ चलना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा यहां पर आप देखें तो एक तो ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है 1 और ये ड्यू टू ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, और दूसरा आप देखें तो ये एक आपका कायरल सेंटर है, स्टीरियोजेनिक सेंटर 1 है और ये कायरलिटी की वजह से है, ऑप्टिकल एक्टिविटी की वजह से। ठीक है, तो आपके पास टोटल स्टीरियोजेनिक सेंटर आ गए 2, और एंड्स देखें तो बिल्कुल दोनों एंड डिसिमिलर है, तो आप फॉर्मूला लगा देंगे 2 की पावर n यानी 2 की पावर 2, तो टोटल आपके पास आ जाएगा 4, और 2 की पावर 2 यानी 4, 2 की पावर n जब टोटल स्टीरियो हो जाते हैं तो इसका मतलब इसके अंदर जितने भी ऑप्टिकल एक्टिव है, वैसे यहां भी मीजो बनने की संभावना नहीं है, क्योंकि मीजो बनने के लिए कम से कम 2 कायरल सेंटर होने चाहिए, या 2 कायरलिटी वाला सेंटर होना चाहिए, कायरलिटी वाला सेंटर 1 है, मीजो बनने की संभावना नहीं है। और वैसे आप देखें तो यूं समझिए कि 2 की पावर n यानी 4, आपने सारी पॉसिबिलिटीज कंसीडर कर ली, सारी के सारे स्टीरियो अरेंजमेंट्स हैं, तो यहां पर मीजो कंपाउंड्स आपके 0 हो जाएंगे, मीजो आपके हो गए 0, और आप देखें 2 की पावर n तो आपके पास ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स जो होंगे वो ऑल 4 सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ऑप्टिकल एक्टिव होंगे, मीजो नहीं है, क्योंकि जितने भी स्टीरियो अरेंजमेंट हैं उसमें से मीजो अपन छांट लेते हैं, तो रिमेनिंग जो है आपके ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स होंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। आपको बोला था बच्चों कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के आपको केसेस पहले बता रखे हैं, या तो जीआई शो करेगा या ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करेगा। ठीक है बच्चों, जब sp3 कार्बन है तो आप सीधे जुड़े हुए 4 ग्रुप देख लोगे, जब sp3 नहीं है तो आपको pus cs ट्राई करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करने के लिए पीछे आपको बताया। सबसे पहले बोले ये क्यूमिलीन है, और क्यूमिलीन में डबल बॉन्ड क्रमागत जो डबल बॉन्ड है वो 2 है, सम संख्या में है, तो आपको पता है कि सम संख्या में जब क्यूमिलीन होता है तो मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर होता है, इसलिए वो जीआई नहीं शो करता। कैसा होगा मॉलिक्यूल, आप जरा देख लो, C डबल बॉन्ड C, और ये अगर प्लेन में हिस्सा है तो इधर वाला हिस्सा जो आपके पास होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ये CH3 और ये डैश फॉर्म में होगा आपके पास H, इस तरीके का ये कंपाउंड होगा। ठीक है बच्चों, और इस तरीके कंपाउंड में ये प्लेनर नहीं, आपको मैंने बोला था कि ज्योमेट्रिकल होने के लिए प्लेनर होना जरूरी है कंपाउंड का, तो ये कंपाउंड प्लेनर नहीं है। और वैसे अपन चेक भी कर चुके हैं कि जब भी क्यूमिलीन में सम संख्या में पाई बॉन्ड्स होते हैं तो मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर हो जाता है, ये वाला एंड और ये वाला एंड अलग अलग प्लेन में आ जाता है, तो ये जीआई नहीं शो करेगा, इसका मतलब जीआई की वजह से स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं होगा। एट द सेम टाइम बच्चों, अब ये मेरे पास कोई कंपाउंड है, आप इसको चेक कर चुके हो, इसमें पीयूएस और सीयूएस आप ट्राई कर चुके हो। देखो बच्चों, COS तो नहीं हो सकता, क्योंकि आप ड्रॉ ही नहीं कर सकते, आप ड्रॉ करें तो सिमिलर डिस्टेंस पर सिमिलर ग्रुप आपको नहीं मिलेंगे। POS की बात करें तो इसमें देखिए बच्चों, POS की अगर मैं बात करता हूं तो आप क्या करेंगे, ये CH3 और H है, आप या तो प्लेन ये वाला प्लेन लेंगे, बीच में कट करेंगे तो CH3 और H जो कट करने वाले 2 अलग अलग पार्ट अलग आ गए, या इस CH3 और H को आप इस तरीके से प्लेन में लेंगे, इस तरीके से कट करेंगे तो यहां से ये CH3 और H अलग आ रहा है। आपको पता है कि जब अपन एक प्लेन ड्रॉ करते हैं तो जो हिस्सा प्लेन में आ गया उसके अलावा रिमेनिंग पार्ट्स है 2 बराबर भागों में टूटना चाहिए, ये एक हिस्से में CH3 आएगा, एक में H आएगा, बराबर भाग नहीं है, यानी इस कंपाउंड में बच्चों POS भी नहीं है और इसमें COS भी नहीं है, तो मैं क्या कहूंगा, इस कंपाउंड में किरेल कार्बन नहीं है। आपसे पूछे किरेल कार्बन तो नहीं है, मैं कहूं इस कंपाउंड में कायरलिटी है। कायरलिटी अलग चीज है, किरेल कार्बन अलग चीज है, कायरलिटी है। और कितने स्टीरियोजेनिक सेंटर, ये पूरा झमेला मिला के एक ही स्टीरियोजेनिक सेंटर बना है, स्टीरियोजेनिक सेंटर 1 है, ठीक है। और दोनों एंड से अगर बात करें तो 1 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर 1 है, लेकिन दोनों एंड से अगर आप बात करें तो आपके पास सिमिलर नाम आ रहा है, तो नो डाउट आप जो फॉर्मूला यूज करेंगे, वैसे स्टीरियोजेनिक सेंटर जब 1 होता है तो हमेशा 2 की पावर n ही लगता है, फिर आप लगा के भी देख लीजिएगा। इस कंडीशन में आपके पास जो फॉर्मूला लगेगा तो आपके पास फॉर्मूला आ गया, सिमिलर एंड्स सिमिलर है, और जो कायरल सेंटर्स हैं वो आपके पास ऑड है, कायरल सेंटर ऑड है, 2 की पावर 1 काम करेगा यहां पर,
ठीक है, तो 2 की पावर 1 यानी आपके पास दो कंपाउंड आ गए, इसके दो ही बनेंगे, एक बनेगा डी और एक बनेगा एल। इसके अंदर सारी संभावनाएं, जब भी एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है तो आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स है ऑलवेज 2 होंगे। क्लियर? अगर वो ऑप्टिकल एक्टिव की वजह से एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है तो डीएल बन जाएंगे, स्मॉल डी स्मॉल एल, और अगर एक स्टीरियोजेनिक सेंटर जीआई वाला है तो उससे सिस ट्रांस बन जाएंगे, सिन एंटी बन जाएंगे, जो 2 जीआई होते हैं वो आपके बन जाएंगे। क्लियर? चलिए बच्चों बात को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट ऑल क्लियर कर देते हैं। ये आपके पास एक कार्बन है बच्चों, समझिएगा, और ये जो कार्बन दिया गया है ये कायरल कार्बन है क्योंकि जुड़े हुए चारों ग्रुप अलग है। यहां पर मेरे पास कायरल कार्बन है तो स्टीरियोजेनिक सेंटर 1 हो गया, और वो कौन सा ऑप्टिकल एक्टिविटी वाला है, और स्टीरियोजेनिक सेंटर 1 है तो हमेशा 2 की पावर 1 करेंगे। टोटल हो गए 2 और उनका नाम होगा डी और एल। दोनों एक्टिव है तो मीजो अपने आप 0 हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल की, ध्यान से देखिएगा। अपने पास एक कंपाउंड है जिसकी अगर मैं नंबरिंग करता हूं तो यहां 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर हैं, क्योंकि 2 ऐसे कार्बन है जिससे जुड़े हुए ग्रुप अलग अलग है। 2 कायरल कार्बन है, 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर है, स्टीरियोजेनिक सेंटर 2। ओके, देन बात करें नंबरिंग की। आप ये मत सोचना यहाँ CS3 लगा हुआ मतलब सिमिलर एंड, सिमिलर एंड का मतलब आईपीसी नेम दोनों से सेम होना चाहिए बच्चों। अगर इधर से नंबर दे रहा हूं तो 2 क्लोरो 3 ब्रोमो, इधर से नंबर देता हूं तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, अलग अलग नाम आ रहा है, इसका मतलब ये कंपाउंड है डिसिमिलर एंड वाला, डिसिमिलर एंड वाला है, सिमिलर नहीं है। तो फॉर्मूला सीधा लगता है बालकों, 2 की पावर n तो 2 की पावर 2 यानी 4। सारी की सारी पॉसिबिलिटी आपने ऑप्टिकल एक्टिव ले ली, तो इसके लिए आपके पास मीजो जो हो जाएगा, मीजो 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 की पावर n जब ऑप्टिकल एक्टिव हो जाते हैं स्टीरियो आइसोमर्स सारे, तो अपन उसमें मीजो अपने पास 0 कंसीडर करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है। वैसे भी आप देखें तो इसमें आप पीयूएस ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि 2 पार्ट कभी सेम नहीं आ सकते, एक हिस्से में ब्रोमीन आएगा, एक हिस्से में क्लोरीन आएगा, मीजो इसमें नहीं बन सकता। चलिए बच्चों मीजो आप डेफिनेशन से भी चेक कर सकते हैं, संख्या से भी। चलिएगा अगला एग्जाम्पल बात करते हैं, अगले एग्जाम्पल की। ऑल क्लियर? यहां पर आप देखें बच्चों तो पहली बात 1,2 पे क्लोरो, इधर से भी 1,2 क्लोरो, यानी मतलब ये आ गया कि कंपाउंड जो है सिमिलर एंड वाला है और स्टीरियोजेनिक सेंटर 2 हैं। ध्यान से देखिएगा, स्टीरियोजेनिक सेंटर 2 है और दोनों के दोनों कायरल है, जीआई वाले नहीं है, ऑप्टिकल वाले हैं। ठीक है, अब आपके पास सिमिलर एंड है और सम संख्या में है, तो फॉर्मूला लगता है 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2 - 1। क्लियर? n बराबर 2 पुट कर दीजिए बालकों, तो 2 - 1 प्लस 2/2 - 1, छोटी सी गणित आप जानते हो, 2 और ये हो गया 3। स्टीरियो आइसोमर्स बने 3 और 2 की पावर 2 के हिसाब से सोचूं तो टोटल बनने चाहिए 4, लेकिन बने 3। इसका मतलब 1 इसमें मीजो होगा। टोटल इसकी जो संभावनाएं हैं, यहां से आप बोलो RR SS SR है ना, उसमें से 1 मीजो बनेगा। और वैसे भी आप चेक करें तो अभी ये तो मीजो इसमें नहीं, आप पीओएस ड्रॉ करेंगे मीजो नहीं आएगा, लेकिन इस सीएल को मैं अगर इधर ले आता हूं तब इसका प्लेन ड्रॉ करता हूं, ये वाली संभावना आप देख सकते हैं। CS3 CL ये भी इसकी चारों संभावना में से कोई एक होगी, ये वाला केस आपका मीजो होगा। क्लियर? तो 1 आपका मीजो हो जाएगा। 2 की पावर n के हिसाब से 4 होने चाहिए, लेकिन यहाँ 3 हुए हैं, तो यहां पर आपके पास मीजो कंपाउंड्स आ जाएगा 1 मीजो हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। आपको दिया गया 2,4 डाइक्लोरोपेंटेन, तो अपने एक काम करते हैं, सबसे पहले बना लेते हैं 1 2 3 4 5। आपको अलाउ किया 2 और 4 क्लोरो, 1 2 3 4। ठीक है, आप देखें यहां 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर आपको साफ नजर आ रहे हैं, 2 किरेल कार्बन नजर आ रहे हैं, बट सिमिलर एंड है। आप नंबरिंग करेंगे दोनों एंड से सेम आएगी। सिमिलर एंड है और 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर है, 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर है। येलो साहब एंड कैसा है? सिमिलर। स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने? 2।
तो क्या है, इवन है, सम संख्या में है, और एंड क्या है, सेम, तो फॉर्मूला वही आएगा 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1। आप पुट करेंगे n बराबर 2 तो टोटल आ जाएंगे 3। 2 की पावर n के हिसाब से कितना होना चाहिए, 4। इसका मतलब इसमें से एक क्या होगा, एक क्या होगा आपका मीजो कंपाउंड होगा, है ना। टोटल 4 होने चाहिए लेकिन 3 आंसर आया, इसका मतलब एक इसमें से आपका पहुंच गया मीजो में। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल अगले की ओर बढ़ते हैं। 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन, फिर से पेंटेन वही येलो साहब, 2 पर क्लोरो 3 पर क्लोरो। ये भी आपका कायरल सेंटर आप चेक कर सकते हो, चारों ग्रुप अलग लगे हुए हैं, दोनों कार्बन कायरल है, लेकिन इस बार आप सिमिलर एंड नहीं, इधर से नंबरिंग करोगे तो 2 और 3 पर आ रहा है, इधर से नंबरिंग करोगे तो 3 और 4 पे आ रहा है, तो नो डाउट आप नंबरिंग इधर से करोगे। सिमिलर नहीं है एंड बच्चों, तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला 2 की पावर n, n कितना, स्टीरियोजेनिक सेंटर 2, तो 2 की पावर 2 4, 4 के 4 ऑप्टिकल एक्टिव हो गए। इसका मतलब मीजो कितना हो गया इसमें, मीजो 0, क्योंकि 2 की पावर n से ज्यादा संभावनाएं नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 1,2 डाइक्लोरोपेंटेन, ये लीजिए साहब, जैसा कह रहा है वैसा कर देते हैं। 1 और 2 डाइक्लोरोपेंटेन, तो आप देखेंगे 1 पर जब क्लोरो आपने लगा दिया तो ये तो कायरल ही नहीं होगा क्योंकि 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। इस पर एक हाइड्रोजन और एक ही ग्रुप लगा हुआ है, सिर्फ एक ही कायरल सेंटर है, तो 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 का मतलब आपके पास आ गया 2, और दोनों एक्टिव है तो मीजो आ जाएगा 0। और वैसे भी एक कायरल सेंटर होता है तो कभी मीजो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मीजो के लिए फिर से याद दिला दूं, 2 कायरल सेंटर और एक पीओएस। क्लियर बच्चों, तो ये अपने पास कट। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं बच्चों। देखिएगा, इसमें आप अगर देखें साइक्लो कंपाउंड है, आप नंबरिंग करके देखें, आप इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 पे मेथिल आएगा, बाकी चीजें सेम है, और आप इधर से नंबरिंग करते हैं तो भी 1 और 2 पे मेथिल आ जाएगा, तो दोनों साइड से नंबरिंग करने पर सेम नंबरिंग आ रही है। इसका मतलब सिमिलर एंड है, सिमिलर एंड है बालकों। और स्टीरियोजेनिक सेंटर, इस पर एक मेथिल इधर अलग लगा हुआ है, ये भी स्टीरियोजेनिक सेंटर, ये भी स्टीरियोजेनिक सेंटर, चेक कर सकते हो। एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, इधर अलग ग्रुप है, इसमें इधर अलग ग्रुप है, ऐसे ही इसके साथ एक ये CH3, इधर अलग ग्रुप, इधर अलग ग्रुप, 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर। स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने, 2, और एंड कैसा, सिमिलर, और स्टीरियोजेनिक सेंटर कैसे, इवन। तो फॉर्मूला डिसाइड कर दो, 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1। क्लियर है क्या बालकों, तो 2 की पावर 2 माइनस 1 प्लस 2 की पावर 2 बटे 2 माइनस 1, 1 माइनस 1 गया 0, तो ये हो गया 3। टोटल आगे 3 होने चाहिए थे 4, इसका मतलब इसमें एक कंपाउंड आपका कैसा आ जाएगा, मीजो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहां पर आप बालकों देखें तो देखिएगा, आप सिमिलर एंड नहीं, इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 पर मेथिल 2 पर एथिल, इधर से करते हैं तो 1 पर एथिल 2 पर मेथिल। नो डाउट सेम नंबरिंग नहीं करोगे आप, एथिल को ABCD में जो पहले आता है उसको पहले नंबरिंग दोगे। डिसिमिलर एंड है, डिसिमिलर एंड है, और स्टीरियोजेनिक सेंटर 2 है, और डिसिमिलर एंड है, तो सीधी बात 2 की पावर 2 यानी 4 आ जाएगा, और 2 की पावर 2 यानी 4, 4 का मतलब क्या हो गया, 4 का मतलब हो गया मीजो 0, क्योंकि 2 की पावर n जब हो जाता है पूरा का पूरा तो उसमें कभी मीजो की संभावना बचती नहीं है बालकों। क्लियर, चलिएगा, तो ये हुई बात क्वेश्चन नंबर 11 की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। यहां आप देखें बच्चों, एक ये GI की वजह से सेंटर है, GI शो करेगा, दूसरा ये स्टीरियोजेनिक सेंटर, और इस पर एक CH3 अलग, 3, 2 कायरल सेंटर है और एक GI सेंटर है, यानी स्टीरियोजेनिक सेंटर हो गए 3। और आप नंबरिंग करेंगे, इधर से अलग आएगा, दूसरे एंड से करोगे बिल्कुल अलग आएगा, तो आपके पास सीधा सीधा नजर आ रहा है डिसिमिलर एंड है। डिसिमिलर एंड है तो मैं यूं कहूंगा मजो आएगा, 2 की पावर n, तो 2 की पावर 3 यानी आंसर हो गया 8, 2 की पावर n पूरे के पूरे यूज आ गए तो मीजो हो गया 0। चलिए बच्चों, ये थी बात इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13।
यहां पर आप बालकों देखें इस कंपाउंड को, तो दो तरीके से इसको आप देख सकते हो। देखिएगा, पहले तो नंबरिंग करें तो 1 2 सिमिलर एंड आ रहा है, चाहे इधर से करोगे 1 क्लोरो 2 क्लोरो, इधर से करोगे 1 क्लोरो 2 क्लोरो, सिमिलर एंड। सिमिलर एंड स्टीरियोजेनिक सेंटर 2, ये भी कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है। स्टीरियोजेनिक सेंटर 2 और सिमिलर एंड आ रहा है, तो फॉर्मूला आ जाएगा 2 की पावर n क्या है, इवन है, सम संख्या में है, तो 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n बाई 2 माइनस 1, तो आंसर आ जाएगा 3। क्लियर? और आना चाहिए था 4, 2 की पावर 4 मैक्सिमम होता है, 3 आया, इसका मतलब इसमें एक मीजो हो जाएगा। कौन सा मीजो होगा आप सोच भी लें। देखो, एक वेज एक डैश, एक संभावना ये होगी, दोनों एक वेज और एक डैश आपने लिया, जब दोनों वेज वेज फॉर्म के अंदर है तो आप यहां से पीओएस ड्रॉ करोगे तो आपके पास एक प्लेन ऑफ सिमेट्री बन जाएगा। ठीक है, ये वाला कंपाउंड जो है इसमें पीओएस नहीं है, सीओएस भी नहीं है। सीओएस तब होता है आमने सामने, इसमें पीओएस भी नहीं है, सीओएस भी नहीं है, तो ये ऑप्टिकल एक्टिव है। ऑप्टिकल एक्टिव है तो इसका मतलब इसका एक डी और एल 2 हो गए। इसका दूसरा जो एक केस बनेगा जिसमें दोनों क्लोरीन वेज पर या दोनों क्लोरीन डेज पर एक ही बात होगी, वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा क्योंकि उसमें पीओएस ड्रॉ हो जाएगा। एक वो रह गया और 2 आ गए, टोटल 3 हो गए। तो इसके अंदर आपका मीजो कितना है, एक मीजो है, इसके अंदर से एक आपका मीजो है। नेक्स्ट देखिएगा बालकों, ये आपका एक जीआई सेंटर है। ये वाला जीआई सेंटर नहीं है क्योंकि चाहे इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं इस कार्बन के साथ। ये वाला इस डबल बॉन्ड के अलोंग जीआई शो नहीं करेगा, इसके अलोंग जीआई शो करेगा। अब बात करते हैं, तो ये ग्रुप और ये ग्रुप वर्टिकली अलग अलग प्लेन में रहेगा। ये वाला साइक्लोहेक्सेन और ये वाला ग्रुप, इसका डबल बॉन्ड के अलोंग बात करें तो ये अलग प्लेन में रहेगा, तो ये इस तरीके से रहेगा। और इसको अगर आप पीओएस ड्रॉ करेंगे तो यहां से अगर इसको आप प्लेन में ले लेंगे तो पीओएस ड्रॉ करने पर पीओएस नहीं आएगा। यहां से आप ड्रॉ करोगे क्लोरीन और ब्रोमीन अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब इसमें पीओएस नहीं है। इस वाले अलोंग जीआई तो नहीं होगा, लेकिन ये पूरा सिनेरियो जो है ये आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी जरूर शो करेगा। ऑप्टिकल एक्टिव होगा क्योंकि इसमें न तो पीओएस है न सीओएस है, तो ये कायरल सेंटर है। ये वाला हिस्सा कायरल है ऑप्टिकल एक्टिविटी की वजह से, तो ये है एक, दूसरा ये हो गया कायरल सेंटर हो गया अपने पास टोटल 2। क्लियर? ये वाला जीआई हो गया, दूसरा ये वाला ऑप्टिकल हो गया। ठीक है, 2 कायरल सेंटर हो गए और डिसिमिलर एंड है, तो 2 की पावर 2 यानी टोटल हो गए 4, मीजो हो गया 0। नेक्स्ट देखिएगा, ये एक जीआई सेंटर है, ये जीआई है, ये कायरल सेंटर है और ये कायरल सेंटर है। 2 कायरल सेंटर है, नंबरिंग करने पर दोनों साइड से अलग आएगा। टोटल स्टीरियो सेंटर हो गए 3 और 2 की पावर 3 यानी टोटल हो गया 8। इस तरीके से बहुत सिंपल तरीके से अपन कंपाउंड्स को चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा सारे जीआई के केसेस अपन ने पढ़े। ऑप्टिकल के अंदर अगर किरेल कार्बन है तो सिंपल नजर आ जाएगा, किरेल कार्बन नहीं किरेल ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर आपको पीओएस और सीओएस ड्रॉ करना आना चाहिए। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की शुरुआत करने पर सबसे पहले मैंने आपको पीओएस और सीओएस चेक करना ही बताया था क्योंकि उसका रोल सबसे ज्यादा था। इस तरीके से अपन आइसोमर्स के वेरियस टाइप के एग्जांपल्स के लिए पढ़े। एक बार आप सारे वीडियो बहुत दोबारा ढंग से देखिएगा और नाउ यू कैन अटेंड एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम एनी बुक, एनी मटेरियल। नाउ यू आर फ्री। थैंक यू।